बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज किराएनामे के ऊपर बात करेंगे कि रेंट डीड जो है या रेंट एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन सी अहम बातें हैं जो कि जिनका ख्याल रखना चाहिए, और दोनों को, लैंडलॉर्ड को भी और जो है टेनेंट जो है उसको भी। और टेनेंसी एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जब मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, और जो है उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन की भी बात। टेनेंसी एग्रीमेंट जो है ओरिजिनल किसके पास रहेगा, ये सारे मौजूआत के ऊपर बात होगी। और इसको आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको इल्म हो सके। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं, वो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ कर सकते हैं, इसको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस जो है वो दी जाती है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट या मुआहदा किराएदारी जो है, ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है उसके अंडर ये है, और ये कंपल्सरी और बाइंडिंग है, ये मैंडेटरी है। कोई भी आप जो प्रेमिसेस है, चाहे वो घर हो या दुकान हो या प्लाजा हो या फैक्ट्री हो, या इस तरह का कोई भी आउटलेट है, रेजिडेंशियल है और या कमर्शियल है, उसको आप किसी शख्स के हवाले नहीं कर सकते कानूनी तौर पे जब तक आप टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो नहीं लिखेंगे, रेंट डीड या टेनेंसी एग्रीमेंट, और उसमें दोनों पार्टीज के और गवाहों के सिग्नेचर नहीं होंगे, तो ये गैर कानूनी हो गया ऐसा काम करना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी कोई सुनवाई, कानूनी दाद रसी भी आपको हासिल नहीं होगी। तो ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर घर, दुकान, प्लाजा, फैक्ट्री या कोई भी चीज जो किराए पे आपने देनी है किसी को रेंट पे, तो सबसे पहले आप रेंट एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो उसमें वो तहरीर करेंगे, और उस पर गवाहों के साइन होंगे, और उसमें आपने की जो रेंट है उसकी तफसील लिखनी है, कितना रेंट महीने का, पर मंथ का, वो लिखना है। और अगर उसको आपने बैंक थ्रू बैंक वसूल करना तो बैंक का नंबर वगैरह, अकाउंट का नंबर वगैरह वो उसमें देंगे, और ये सारी तफसील उसके अंदर लिखनी है। प्रेमिसेस के अंदर क्या चीज़ें हैं, कितने कमरे हैं, ये सारी जो है उसके अंदर तफसील लिखेंगे आप। और उसके बाद आप इसको दो गवाहों की मौजूदगी में इसको साइन करेंगे, गवाहों के भी साइन होंगे, और ये रेंट एग्रीमेंट आपका तैयार हो गया। अब रेंट एग्रीमेंट को आपने रजिस्टर जरूर करवाना है। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, उसकी सेक्शन 5 के अंडर ये आपने ये सारी बातें जो तहरीर करनी है, और अंडर सेक्शन 9 जो है इसको आपने रजिस्टर करवाना है सब रजिस्ट्रार के पास। तो कंसर्निंग जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास आप इसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये गैर कानूनी बात होगी, और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप टेनेंट हैं, किराएदार हैं, और कोई मसला बन गया, झगड़ा हो गया है, दरमियान में कोई इशू आ गया है, तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहले जो सालाना किराया होगा, एनुअल जितना भी किराया बनता है, उसका 5% जो है कोर्ट में जमा करवाएंगे एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन। उसके बाद आपका जो दावा है एंटरटेन होगा। और अगर आप मालिक हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जो कि कानून की ज़बान में से लैंडलॉर्ड कहा जाता है, अगर मालिक है तो आपको उस सूरत के अंदर जो है वो 10% जो एनुअल रेंट होगा, जितना भी बनता है साल का रेंट, उसका 10% जो है आपको वो कोर्ट में जमा करवाना होगा एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन। उसके बाद आपका जो सूट है वो दावा जो है वो एंटरटेन होगा, कोर्ट करेगी, अदरवाइज आपका दावा जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा रजिस्टर करवाना जरूरी है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये स्टैम्प पेपर के ऊपर तहरीर होगा, और स्टैम्प पेपर कौन इशू करवाएगा, इसकी प्राइस कौन पे करेगा, और फिर इसके बाद ये ओरिजिनल रेंट जो डीड है ये किसके पास रहेगा, और इसकी प्राइस जो है वो जो किराएदार है वो पे करेगा। सवाल ये पैदा होता है ओरिजिनल किसके पास रहेगा और फोटोकॉपी कौन रखेगा। तो जनरली ये कंफ्यूजन पाई जाती है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये सादा पेपर पे लिखा जाएगा या स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाएगा। इसकी अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाएगा तो उसकी प्राइस कौन पे करेगा, और फिर ये स्टैम्प पेपर जो है ये किस ओरिजिनल किसके पास रहेगा। इसके बारे में सबसे पहली बात तो यह है, डेफिनेटली ये स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाएगा। फिर ये कितनी अमाउंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए,
और इसके प्राइस कौन पे करेगा? इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 1200 का, 2000 का, ये बड़ी अमाउंट का, कोई 100-200 के स्टैम्प पेपर के ऊपर भी लिखें, ये बिल्कुल वैलिड है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। चाहे आप जो है वो लाखों की, करोड़ों की ही प्रॉपर्टी क्यों नहीं, जाहिर है वो प्रॉपर्टी तो महंगी होती है, करोड़ों की है, तो वो इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी भी 200 के स्टैम्प पेपर के ऊपर से तहरीर करें, और ये इसकी जो प्राइस है डेफिनेटली जो किराएदार है वही पे करेगा। और तहरीर होने के बाद इसको जो है वो जब साइन हो गया तो ओरिजिनल किसके पास रहेगा? जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसके बारे में पाई जाती है। जनरली ये जो है वो कहा जाता है कि चूंकि इसकी प्राइस भी इसने पे की है किराएदार ने, फिर किराएदार ने सिक्योरिटी के मद में पैसे दिए हुए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और रेंट के ऊपर तो वो जब उसने लाखों की सिक्योरिटी दी हुई है तो उसको सिक्योर करने के लिए ओरिजिनल उसके पास रहना चाहिए। ये हरगिज, ये बहुत ही गलत नोशन है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेशक उसने सिक्योरिटी जो दी हुई है तो उसको पास अगर फोटोकॉपी है, नफ है, सफिशिएंट है, फोटोकॉपी इसका प्रूफ है कि उसने ये अमाउंट पे की हुई है और उसका इतना रेंट वो दे रहा है, वो उसके लिए। लेकिन जो मालिक है उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए ओरिजिनल उसके पास रहेगा। उसने एक बिल्डिंग जो है वो ऑनर वो है, उसने एक बिल्डिंग किसी शख्स के हवाले कर दी हुई, लिहाजा ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वही रखेगा। ओरिजिनल जो रेंट डीड है वो मालिक के पास रहेगा, अलबत्ता उसकी फोटोकॉपी जो है वो किराएदार को दी जाएगी, क्योंकि मालिक ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके हवाले की, उसने किराएदार ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हवाले नहीं की। और कल को अगर वो मसला होता है तो कब्जा किसका जो है, खतरा किसको है? मालिक को डेफिनेटली। एक थर्ड पार्टी को वो एक करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टी हवाले कर रहा है। जो ये रेंट एग्रीमेंट जो है ये जनरली 11 माह का लिखा जाता है और वो एक्सटेंडेबल होता है, दोनों पार्टीज की जो है मर्जी से वो एक्सटेंड हो जाता है। और अगर दोनों में से कोई भी पार्टी, आइदर पार्टी, रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है कि 1 माह का, 30 दिन का नोटिस दे सकते हैं। अगर मालिक को जो है उसने घर अपनी जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए तो वो 1 माह का नोटिस देगा। अगर किराएदार ने घर खाली करना है, उसने चले जाना है तो, या दुकान खाली करनी है तो वो 1 माह का नोटिस देगा और उसके बाद वो खाली कर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आपको किसी किस्म की लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब अगले किसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।